नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ब्लड के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लड का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज मैं ब्लड का पार्ट 3 ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में यानी रक्त बिंबाणु के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कृपया इसे अच्छी तरह से देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज मैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। बायोलॉजी का यह सेक्शन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सभी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और इसे नोटबुक में नोट भी कर लें ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद भी हो सके। तो चलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को हम लोग बिंबाणु भी कहते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और अधिकतम 7 दिन हो सकता है। अगर ये पूछा जाए कि ब्लड प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है तो ऑप्शन में रहेगा 3 से 5 दिन या अधिकतम 7 दिन हो सकता है। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में पाया जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स में यानी कि बिंबाणु में पाया जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ब्लड क्लोटिंग करना यानी कि रक्त का थक्का बनाना। कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि ब्लड स्कंदन में या रक्त स्कंदन में भाग लेता है तो प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट है, जब प्लेटलेट्स की संख्या में तेज़ी से कमी होने लगती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा कि जब प्लेटलेट्स की यानी कि बिंबाणु की संख्या में तेज़ी से कमी होने लगे तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्लेटलेट्स का आकार 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। अगर पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का आकार यानी साइज कितनी होती है तो 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा पूरे रक्त का यानी कि रक्त का यहाँ पर 55% होता, टाइप में 54% हो गया है तो इसे 55% आप लोग लिख लेंगे। तो प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है। यह हल्का पीला क्षारीय चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% अन्य पदार्थ पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि हल्का चिपचिपा क्षारीय पीला रंग का क्या होता है तो वह प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है तो प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा पाई जाती है। किसी किसी बुक में 91% से 92% भी लिखा रहता है तो इसे घबराना नहीं है, उसका आंसर भी 91% से 92% होगा क्योंकि 90% जल होता है।
नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का किससे बनता है? तो वो एक है फाइब्रिनोजेन, यानी कि फाइब्रिनोजेन का काम है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन, इसका भी कार्य है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो इसका भी कार्य है थक्का बनाना। नेक्स्ट है विटामिन के, तो विटामिन के कारण भी क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। नोट है हिपैरिन एक ऐसा है जो रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। अगर पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता है, तो हिपैरिन ही है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हीमोफीलिया। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हीमोफीलिया क्या है। तो देखते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग कहने का मतलब ये है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी रोग होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह रोग फैलते चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसके बेटे में यानी कि उसके संतान में यानी कि अगले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में यह हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग का पता सर्वप्रथम ब्रिटेन के एक शाही परिवार महारानी विक्टोरिया के अंदर लगा, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि शाही रोग किस रोग को कहा जाता है, तो शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। तो हीमोफीलिया में व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया रोग में रोगी पुरुष होता है जबकि वाहक स्त्री होता है, यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष होता है, लेकिन यह फैलता है किससे? तो स्त्री से फैलता है, यानी कि महिलाएं से फैलता है। अगर पूछा जाए कि हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है, तो स्त्री यानी कि महिलाएं होता है, और रोगी कौन होता है? तो पुरुष होता है। हीमोफीलिया रोग का कारक H होता है जो X गुणसूत्रों पर मौजूद होता है। नेक्स्ट है एनीमिया। तो एनीमिया किसे कहा जाता है? जब हमारे ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो जब रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम से कम हो जाता है तो रक्त को ऑक्सीजन से जोड़ने की क्षमता बाधित हो जाती है और आरबीसी का स्तर कम हो जाती है, तो उसे रक्त अल्पता या एनीमिया रोग कहते हैं। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो हम लोग एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो एनीमिया रोग कैसे होता है, किसकी कमी से होता है? तो देखते हैं। एनीमिया रोग लौह तत्व हीमोग्लोबिन, विटामिन B6, विटामिन B9 तथा विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। यानी कि एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है, विटामिन B6, विटामिन B9 तथा विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। और विटामिन B6 को इससे पिछले वीडियो में मैंने विटामिन B6 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम भी बताया था। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B9 का तो ये भी बताए थे कि फॉलिक अम्ल होता है। अब विटामिन B12 का भी रासायनिक नाम क्या? तो साइनोकोबालामीन होता है। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में यह पूछ दिया जाता है कि भी कोबाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन B12 में। या विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो साइनोकोबालामीन होता है। ये वीडियो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया इसे अच्छे तरीके से लिख कर, पढ़ कर और याद कर लें, क्योंकि यह प्रत्येक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर ब्लड से क्वेश्चन रहता ही रहता है। UPSC, BPSC, SC, RRB
इन सभी एग्ज़ामों में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी टॉपिक वाइज आप लोगों को बताया गया है उसे अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें। धन्यवाद।